आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है यशदेव मलिक। कम सैलरी वाले लोगों को किसी भी देश का वीजा कैसे मिल सकता है? ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि मेरी सैलरी कम है और मुझे यूके जाना है, कनाडा जाना है, यूएस जाना है, ऑस्ट्रेलिया, शेंगन एरिया, पोर्चुगल, फ्रांस या न्यूजीलैंड, कुछ भी हो सकता है, तो मैं कैसे जाऊं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वीजा लेने के लिए सैलरी का स्ट्रांग होना, ज्यादा होना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो हमारे पास ईमेल्स पे, कमेंट्स में लगातार आते रहते हैं। और इस टॉपिक पर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारे। मैं आज आपको इस छोटी सी वीडियो में इन सभी चीजों को बताऊंगा कि आप किसी भी देश का वीजा किसी भी सैलरी में कैसे ले सकते हैं। और छोटी सी वीडियो है, ज्यादा आपका समय नहीं लेगी, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ में मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि नॉर्वे वर्क वीजा की डिटेल्स अपलोड हो चुकी हैं स्टारफिशर चैनल पर, तो आप इस वीडियो के बाद उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मेरी सैलरी है कम, तो मैं कैसे जाऊं, राइट? मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। 25,000 सैलरी वालों को भी हमने खुद देखा है यूके कनाडा का वीजा लगते हुए। सिर्फ यूके कनाडा नहीं, किसी भी देश का वीजा लगते हुए। हमारे काफी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी सैलरीज बहुत कम थी। देखिए, कोई भी सैलरी कम ज्यादा नहीं होती, लेकिन ठीक है, हम डेफिनेशन ले लेते हैं, इसे लो सैलरी में काउंट कर लेते हैं कि सैलरी कम थी, लेकिन हमने खुद देखा उनका वीजा अप्रूव हुआ है। और लाख से ऊपर वालों यानी 6 फिगर वाले सैलरीज में भी हमने देखा है वीजा रिफ्यूज होते हुए। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा यही है कि सिर्फ एक सैलरी क्राइटेरिया नहीं है वीजा सक्सेस के लिए, ओवरऑल प्रोफाइल मैटर करती है। अक्सर हम लोगों को यही कहते हैं कि आपकी ओवरऑल प्रोफाइल के ऊपर सारी चीजें मैटर करती हैं। तो अगर आपकी सैलरी कम है, आपको लगता है, तो उस केस में आप क्या ऐसा करें जिससे आप अपने वीजा के चांसेस को मल्टीप्लाई कर सकें? सबसे पहले आप अपने एसेट्स शो करिए, जो भी आपके एसेट्स हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स है, प्रोविडेंट फंड है, म्यूचुअल फंड है, कोई शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई प्रॉपर्टी है, आप इसको शो करें। इनफैक्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज भी अगर आपने ली हुई है, कोई ऐसी प्लान आपने लिया हुआ है, उसको भी आप शो करें। ये आपके एसेट्स हैं। दूसरा, आप इसमें अपनी फैमिली बैकग्राउंड का बहुत हेल्प ले सकते हैं। आप काउंसलर को बताइए कि मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड वो वर्किंग है और वो इतनी इनकी सैलरी आती है और ये इनका एम्प्लॉयमेंट प्रूफ है, या मेरे पेरेंट्स हैं, उनकी पेंशन आती है, ये इसका प्रूफ है। मेरे बच्चे हैं, वो स्कूल्स में पढ़ते हैं, ये उनका बर्थ सर्टिफिकेट है और स्कूल का एडमिट कार्ड है। इससे बताने से आपकी एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग हो जाती है और काउंसलर को दिखता है कि सिर्फ आपकी सैलरी ही पूरा घर नहीं चला रही है, आपके पास अल्टरनेट, आपकी फैमिली के पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम भी है। पहली चीज। दूसरा, इससे आपकी फैमिली एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग होती है, आपके वापस आने के ज्यादा रीजन है। अच्छा, इनके पेरेंट्स भी यहीं पे है, हस्बैंड वाइफ हो या कोई पार्टनर यहीं पे है, बच्चे भी यहीं पे है, तो इनके वापस आने के चांसेस काफी ब्राइट हैं। इससे ये प्रूव होता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपको इस तरीके से बढ़ा चढ़ाना गलत वर्ड हो गया, इस तरीके से आप उनको शो करें, पर्पसली शो करें। हो सकता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि वीजा तो सिर्फ मेरे को चाहिए, लेकिन मैं ये डॉक्यूमेंट क्यों लगाऊं? ये हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सैलरी शायद हमारी सफिशिएंट नहीं है जिससे काउंसलर को हम कन्विंस कर सकें कि हम वापस आएंगे, क्योंकि वो यही सोचेगा इतनी कम सैलरी में वहां पे जा रहे हैं, काम ढूंढेंगे, डेफिनेटली वापस नहीं आएंगे। तो हम उनको बताना चाहते हैं, सर हम वापस आएंगे, इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी फैमिली है, इतना कुछ है मेरे पास, मैं इन सबको छोड़ के वहां पे एलियन कंट्री में क्या करूंगा जिसकी मुझे भाषा भी नहीं पता। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस तरीके से आप इस को वेपन बना के, टूल बना के अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन हो सकता है अगर आप स्पॉन्सरशिप यूज करना चाहें। स्पॉन्सरशिप किसे कहते हैं? इस पे हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो भी बनाई हुई है कि स्पॉन्सरशिप में वीजा कैसे लिया जाता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप बाद में देख सकते हैं। वो कैसे लिया जाता है, किस तरीके से किया जाता है? स्पॉन्सरशिप हो गया कि आपको बाहर जाना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे फ्रांस ले लेते हैं कि आपको फ्रांस जाना है या आपको कनाडा जाना है, तो वहां पे जाने के लिए मुझे लगता है कि मेरे पास अकाउंट बैलेंस कम है या मेरी सैलरी सफिशिएंट नहीं है। उस केस में मैं एक स्पॉन्सरशिप लेकर जा रहा हूं अपने किसी फैमिली मेंबर की, किसी बड़े की, और मैं बस बाहर घूम के वापस आ जाऊंगा। ये एक बहुत ही यूजफुल टूल है अगर इसको अच्छे तरीके से यूज किया गया। तो जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, बेटर चांसेस यही होते हैं अगर वो आपके ब्लड रिलेटिव हों, यानी आपके मम्मी पापा, आपके लाइफ पार्टनर, इनफैक्ट आपके बच्चे भी, वो भी अगर वो अच्छा कमा रहे हैं वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। बहुत दूर के किसी रिलेटिव का या बहुत दूर से किसी डिस्टेंट स्पॉन्सरशिप ली जाए तो उसमें इतना रेलेवेंस नहीं होता जितना एक
ब्लड रिलेशन वाले स्पॉन्सरशिप में होता है। तो उस केस में आपको जो भी स्पॉन्सर कर रहा है उनकी सैलरी का प्रूफ लगाएं। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनकी जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो लगाएं, बिजनेस के डॉक्यूमेंट लगाएं कि मेरे को मेरे फादर इन लॉस जो है सपोर्ट कर रहे हैं। फादर इन लॉ भी एक बहुत ही इन लॉस जो होते हैं, चाहे वो लड़की के हों चाहे लड़के के हों, दे कैन स्पॉन्सर, राइट, वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो उस केस में उनकी स्पॉन्सरशिप काफी यूजफुल रहती है। तो वो आप शो कर सकते हैं कि ये मेरे फादर इन लॉ है या मेरी मदर इन लॉ है, ये मुझे इस ट्रिप के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं और ये इनकी अकाउंट स्टेटमेंट है, ये इनका एम्प्लॉयमेंट प्रूफ है, ये इनकी सैलरी है, इतना ये इनकम टैक्स भरते हैं। वो चीजें अगर उनकी अच्छी हैं, अगर उनकी भी सैलरी या उनकी भी इनकम आपकी इनकम के आसपास है तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं होगा। एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ डिफरेंस होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी कम है तो उनकी ज्यादा होनी चाहिए, चाहे आपके बड़े भाई हो बड़ी बहनों कोई भी हैं। तो उस केस में आप उनको उनके सारे डॉक्यूमेंट्स मंगा के अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थर्ड हो सकता है अगर आप किसी के इन्विटेशन पर जाएं। अगर आपका कोई बाहर फ्रेंड रहता है या कोई फ्रेंड, मैं जानबूझ के फ्रेंड बोल रहा हूं क्योंकि काफी सारे केसेस में फ्रेंड्स होते हैं जो इनवाइट करते हैं जिसमें कोई रिलेशनशिप प्रूफ नहीं होता, लेकिन फ्रेंड्स होते हैं, वो फ्रेंडशिप फेक ना हो ये काउंसलर आसानी से पकड़ लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड की डेफिनेशन क्या है? फ्रेंड हो गया या तो आपका कोई, आपको अगर कनाडा में रह रहा है वो आपको बुला रहा है कि आइए मेरे पास, और वो स्पॉन्सरशिप देने के लिए तैयार है, इन्विटेशन देने के लिए तैयार है, काउंसलर को कहता है कि मेरा फ्रेंड है मैं इसे बुलाना चाहता हूं, तो भैया आपके पास प्रूफ होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रूफ होने चाहिए कि आप कन्विंस कर सकें। उस केस में आप ये दिखाइए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आसपास हो। फ्रेंडशिप होती है 2-4 सालों के गैप में, इससे बड़े गैप में फ्रेंडशिप में डाउट आने लगता है। वेस्टर्न सोसाइटीज में वो फ्रेंडशिप इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रेलेवेंट नहीं लगती है। तो एज गैप, एज जो हो, जैसे कोई 85 बॉर्न है और इनवाइटी जो है वो 87 बॉर्न है, चल जाएगा, लेकिन वो 85 है, इनवाइटी 95 है, शक होएगा इस पे, पहली चीज। दूसरा, आप अगर किसी स्कूल में साथ पढ़े हैं तो आप अपनी मार्कशीट लगाएं और अपने फ्रेंड को बोलिए आप भी अपनी मार्कशीट लगाएं, भेजे मेरे पास, मैं उसको साथ में लगाता हूं, तो काउंसलर को पता चलेगा कि आपने सिमिलर ईयर में पास आउट किया है। उससे उसको बहुत बहुत ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ ये वाकई में इनके फ्रेंड हैं। थर्ड, हो सकता है आपके नेबर में हो, तो नेबर में है तो आपके एड्रेसेस जो होते हैं वो सिमिलर होने चाहिए। घर का नंबर अलग हो सकता है लेकिन लोकेलिटी, सोसाइटी वो सेम होनी चाहिए। उस केस में भी काउंसलर को काफी ट्रस्ट हो जाता है कि नेबर वाले फ्रेंड हैं या स्कूल वाले फ्रेंड हैं। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स हैं जो आप इनविटेशन में स्ट्रांगली यूज कर सकते हैं। और जब किसी इनवाइटी से आप इनविटेशन मंगाएं तो उसमें वो ये चीज एक्सप्लेन करें कि वो आपकी वर्चुअल गारंटी ले रहे हैं कि आप टाइम से वहां पर जाएंगे और टाइम से वापस आएंगे। ये गारंटी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम का काम करती है। अगर कोई इस केस में डिफॉल्ट कर जाता है या वापस नहीं जाता है तो क्या जिसने इनविटेशन भेजा है उसके ऊपर ट्रबल आएगा? लीगली तो कोई ट्रबल नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने दे हैव एश्योर्ड कि भाई मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि वापस जाएंगे। 1% वापस नहीं गए तो देयर आर मैनी लूप होल्स जिसका लोग फायदा उठा लेते हैं, प्रूव कर देते हैं कि मेरे को तबीयत खराब थी या मैंने यहाँ पे असाइलम ले लिया, मैंने XYZ कर लिया। उनको प्रॉब्लम आएगी जब वो किसी को नेक्स्ट टाइम इनवाइट करेंगे, तब बहुत खासा प्रॉब्लम उनको आ सकती है। उस केस में एम्बेसी को ये इन्फॉर्म हो जाता है कि ये जो जिसने भी इनवाइट किया हुआ है, जो इनवाइटर हैं, ये एक अच्छी प्रोफाइल वाले नहीं है, ये जिसको भी इनवाइट करते हैं वापस नहीं जाते हैं, तो अब इनकी इनविटेशन मायने नहीं रखती है। बस ये एक पॉइंट होता है। अगर हाँ किसी ने इनवाइट करके किसी को बुलाया और वहां पे वो इलीगल एक्टिविटी में पकड़ा गया, उस केस में इनवाइटी बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। हालांकि ऐसे लोग हमारी वीडियो नहीं देख रहे होंगे ऑब्वियसली, जो इलीगल एक्टिविटीज वगैरह वहां पे करना चाहते हैं, बट स्टिल ये भी एक रीजनेबल, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कम सैलरी अगर आपकी है और आपके पास असेट्स हैं, आपके पास फैमिली सपोर्ट है, या आपके पास इनविटेशन है, या आपके पास स्पॉन्सरशिप है, उसका आप यूज कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपकी प्रोफाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। इसके अलावा क्या, इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे हो सकता है कि आपकी सैलरी कम है लेकिन अगर आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है तो आप अपनी डिग्रीज को, सर्टिफिकेट्स को वहां पे अटेस्ट कर सकते हैं कि आप दिखा सकते हैं कि भाई देखिए मेरे पास डॉक्टरेट है, मैं कोई डॉक्टर हूं, या मैंने MPhil की हुई है, या मैंने PhD की हुई है। और तो उस केस में काउंसलर को लगेगा दैट यू आर एजुकेटेड इनफ, और आप एक एजुकेटेड और हाईली एजुकेटेड बंदा जो होता है उसको थोड़ा सा ज्यादा रेलेवेंट माना जाता है इस केस में। अगर उसकी प्रोफाइल वीक होती है तो इस केस में उसकी प्रोफाइल को एक पॉइंट मिल जाता है बूस्ट होने का। तो ये थे वो सारे पॉइंट्स, कितने आसान से पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको यूज करेंगे, आपकी सैलरी कम भी है तो भी आपको वीजा मिलने के काफी ब्राइट चांस हो जाएंगे। काफी सारे अपडेट्स अभी भी है। इंडिया में एज ऑफ नाउ प्रेजेंटली कौन सी एम्बेसी ओपन हुई है जो वीजा देना शुरू कर चुकी है? कोई भी नहीं। मैं आपको फिर से अपडेट कर देता हूं। हाँ, बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट्स
एवरीडे किसी न किसी एम्बेसी के थ्रू, उनके किसी न किसी मीडिया चैनल के थ्रू हो रही है, लेकिन अभी तक कहीं पर भी कोई सोर्स ऑफ एक्शन नहीं देखा गया है कि उन्होंने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया हो। और ये कब तक होगा? उम्मीद की जा रही थी कि ये जुलाई में हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से कोरोना वायरस के केसेस हमारे देश में बढ़ रहे हैं, उससे ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई की स्टार्टिंग में शायद ना हो पाए, सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में अब उम्मीद की जा रही है कि ऑपरेशंस रिज्यूम हो जाएंगे। अगर उससे पहले भी हो गए तो भी मैं आपको सबसे पहले अपडेट बताऊंगा इसके बारे में, अगर उसके बाद भी होते हैं तो भी मैं सबसे पहले आपको अपडेट बताऊंगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी डिटेल्स आपके लिए काफी यूजफुल रही होंगी। और भी काफी सारे आपके क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, उस पर भी बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन लेकर आपके सामने आएंगे। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय।